दोनों बहनें आने जाने वाले लोगों की तरफ ऐसे देख रही थीं जैसे कि वो सबसे विनती कर रही हो कि उनके भी राजमा चावल के ठेले पर आ जाओ, लेकिन कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। सुबह का बना हुआ राजमा चावल शाम होने तक भी एक प्लेट नहीं बिका था। मुझे नहीं लगता अब कोई हमारे यहाँ राजमा चावल खाने के लिए आएगा। हम दोनों के नाम की तरह हमारे काम पर भी पानी फिर गया है। कितना सोचा था हमने कि क्या काम करें, और आखिर में हमने राजमा चावल को चुना, लेकिन लगता है कि हमसे गलती हो गई है। अब हम दोनों बहनों को ये काम छोड़कर किसी के घर झाड़ू पोछा का काम कर लेना चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब देखो कोई काम नहीं बनता तो तुम सीधा घर में झाड़ू पोछा करने के लिए बोलने लगती हो। तो क्या गलत कहती हूँ? पिछले 3 महीने से बाबा बिस्तर पर चिपके हुए हैं, माँ उनकी सेवा में लगी रहती है। 1 महीना हमने किसी के घर झाड़ू पोछा बर्तन किया तो कम से कम हमें पैसे तो मिले थे, लेकिन तुम्हें तो अपना काम करने की धुन सवार थी। अब बताओ, पिछला काम हमारा चला नहीं, अब राजमा चावल सोचा तो वो भी नहीं चल रहा है, तो क्या करें? इतना उदास क्यों हो रही हो? आज हमारा पहला दिन है और हम इतना सारा भी राजमा चावल बनाकर नहीं लाए थे कि तुम्हें इसके खराब होने का दुख हो। शायद तुम भूल रही हो, इस काम को शुरू करने के लिए हमने अपने पड़ोसियों से पैसे उधार लिए हैं। हमें वो पैसे भी तो चुकाने हैं। तभी वहां पर एक कुत्ता आ जाता है और वो उनके ठेले के पास आकर पूंछ हिलाने लगता है। मेघा उस कुत्ते को देखती है तो एक प्लेट निकालकर उसमें राजमा चावल डालकर उसके आगे रख देती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है, कुत्ता राजमा चावल खाता है क्या? मेघा ने कुत्ते की तरफ देखा, वो बड़े मजे से राजमा चावल खा रहा था। फिर वो दोनों बहनें अपना ठेला लेकर घर की तरफ चल देती हैं। आ गई तुम दोनों, कैसा रहा आज का दिन? कुछ पैसे कमाए तुम दोनों ने? नहीं, आज हमारा खाना बिल्कुल भी नहीं बिका। मुझे लगता है ये थोड़ा राजमा चावल जो बच गया है ये हम खा लेते हैं। जब राजमा चावल बिका ही नहीं तो इतना कम कैसे बचा? वो ऐसा हुआ ना माँ, एक कुत्ता वहां आ गया। वो मुझे बहुत भूखा लग रहा था तो मैंने उसे राजमा चावल दे दिया। क्या बात है तुम्हारी मेघा, 1000 रुपए उधार लिए हुए हैं हमने इस काम को शुरू करने के लिए, और तुमने सारा खाना कुत्ते को खिला दिया। खैर, आज तो ऐसा हो गया, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। आपको क्या लगता है हमारा ये काम चलने वाला है? मुझे तो आज का दिन देखकर ही लग गया कि अब ये काम नहीं चलेगा। तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे सोच लेती हो? 1-2 दिन और दो मुझे, देख लेना ये काम जरूर चलेगा। माँ, अब बाबा की तबीयत कैसी है? वैसी ही है जैसे तुम सुबह छोड़कर गई थी। तुम्हारे बाबा अगर ठीक हो जाएं तो इस घर के हालात फिर से अच्छे हो जाएं। न जाने कैसा मनहूस दिन था। उसके बाद 3 महीने हो गए, लेकिन ये बिस्तर से नहीं उठे। 3 महीने पहले तक बरखा और मेघा के बाबा एक जगह पर सामान ढोने का काम किया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके हाथ से सामान गिर गया और वो भी लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गए और वो सामान उनके ऊपर आकर गिर गया। तब से उनके कमर में ऐसी चोट लगी कि उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। अगले दिन सुबह, मेरे बच्चों, कोई भी काम शुरू करने के बाद इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए। देख लेना, आज तुम्हारा राजमा चावल जरूर बिकेगा। हाँ बाबा, हमें भी पूरी उम्मीद है, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराओ। अगर हमारा राजमा चावल का काम नहीं चला तो हम दोनों बहनें कुछ और कर लेंगी। हाँ बाबा, बस आप अपना ध्यान रखो और जल्दी से अच्छे हो जाओ। फिर दोनों बहनें राजमा चावल का ठेला लेकर उन्हें बेचने के लिए पहुंच जाती हैं। वो ठेला खड़ा करती हैं कि तभी वो कुत्ता वहां पर पूंछ हिलाते हुए आ जाता है। क्या बात है मेघा, ये तो एक दिन में ही तुम्हारा दोस्त बन गया। देखो, तुम्हारे पास राजमा चावल खाने आया है। लाओ, आज मैं इसको राजमा चावल खिलाती हूँ। फिर वो एक पेपर प्लेट निकालती है और उसके ऊपर थोड़ा सा राजमा चावल निकालकर उस कुत्ते को खाने के लिए देती है। खाना खाने के बाद कुत्ता वहीं पर बैठ जाता है और पूंछ हिलाने लगता है। अरे, ये तो यहीं बैठ गया। इसको यहाँ बैठा हुआ देखकर तो ग्राहक वैसे ही नहीं आएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये हमारा पालतू कुत्ता है। दोनों बहनें आवाज लगाने लगती हैं, राजमा चावल, गर्मा गर्म राजमा चावल, बढ़िया राजमा चावल। लेकिन उनकी दुकान पर कोई नहीं आता।
दोनों बहनें उदास होने लगती हैं कि तभी दोपहर में एक बूढ़ी औरत उनके पास राजमा चावल खाने के लिए आती है। वो पेट भरकर राजमा चावल खाती है और वहां से जाने लगती है। अरे अम्मा, आपने पैसे तो दिए ही नहीं। पैसे? पर बेटा, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। मुझे तो भूख लगी थी, इसीलिए राजमा चावल मांग कर खा लिया। लेकिन ये राजमा चावल तो हमने बेचने के लिए रखा हुआ था, इस तरह फ्री में सबको खिलाने के लिए नहीं। अरे माफ करना बेटी, मुझे लगा तुम लोग राजमा चावल वैसे ही खिला रहे हो। चलिए, अब क्या किया जा सकता है, आपने तो राजमा चावल खा ही लिया है। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें बहुत अच्छा फल मिलेगा इस काम का। वो औरत चली जाती है। मेघा और बरखा अभी भी लोगों की तरफ देख रही थीं कि तभी वो कुत्ता उठता है और उनके ठेले के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। मेघा और बरखा को सब कुछ वहां पर धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है और फिर एकदम से ये सब कुछ सही नजर आने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो सब क्या हो रहा है। वो देखती हैं कि अचानक सभी लोग उनके ठेले की तरफ आने लगे हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है राजमा चावल की। एक प्लेट राजमा चावल तो देना। हाँ जी हाँ, अभी लीजिए हमारा राजमा चावल, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप एक बार खाएंगे तो फिर बार बार आएंगे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से एक प्लेट राजमा चावल मुझे भी दे देना। मेघा और बरखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर अचानक से भीड़ कैसे बढ़ती जा रही थी और वो सबको राजमा चावल खाने के लिए देती जा रही थी। वो कुत्ता भी वहीं कोने में शांत बैठा हुआ सबको देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है मेघा? तुम देख रही हो, लोगों की भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है और हम जितना राजमा चावल खिला रहे हैं, पतीले में उतना ही वापस भी आ जा रहा है। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमें इसी की ही तो जरूरत थी। सभी राजमा चावल की खुशबू से उनकी ओर खिंचे चले आ रहे थे और उनका राजमा चावल खाने के बाद वो लोग खुशी खुशी पैसे देकर और तारीफ करके जा रहे थे। मुझे तो राजमा चावल बहुत पसंद है और मैं बहुत जगह का राजमा चावल खाकर आई हूँ, लेकिन इतना स्वादिष्ट और बढ़िया राजमा चावल मैंने तो आज तक नहीं खाया। तुम कोई सीक्रेट मसाले इस्तेमाल करती हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई सीक्रेट मसाला नहीं है हमारे पास। बस जो भी मसाले हम उसी को अपने हाथों से तैयार करते हैं। वो औरत 2 प्लेट राजमा चावल पैक भी कराकर ले जाती है। सभी ओर राजमा चावल की धूम हो जाती है। शाम को दोनों बहनें देखती हैं कि पतीले में अभी भी राजमा चावल भरे हुए हैं और आज उन्होंने राजमा चावल बेचकर बहुत सारे पैसे भी कमा लिए हैं। आज तो जो कुछ भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन समझ में नहीं आया आखिर ये सब हुआ कैसे। मुझे लगता है वो औरत हमें आशीर्वाद देकर गई थी, उसका आशीर्वाद फल फूल गया है। हो सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है इस कुत्ते ने हमारे ठेले के चारों तरफ चक्कर लगाया है, उसके बाद से ही ये जादुई राजमा चावल तैयार हो गया। दोनों बहनें एक प्लेट में राजमा चावल निकालकर उस कुत्ते को खाने के लिए देती हैं और वो भी बड़े आराम और मजे से उसे खा लेता है। उसके बाद वहां से चला जाता है। दोनों बहनें बचे हुए राजमा चावल को लेकर घर आ जाती हैं और पतीलों में राजमा चावल देखने के बाद, हे भगवान, लगता है आज भी तुम्हारा काम नहीं चला। न जाने लोगों के खाने का काम कैसे इतना अच्छा चल जाता है। माँ, आज तो हम भी हैरान हैं। ये राजमा चावल बचा हुआ राजमा चावल है और तुम्हें पता है आज हम लोगों ने इतना काम किया और ये देखो कितने सारे पैसे भी हैं और ये राजमा चावल भी खत्म नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात, ये खराब भी नहीं हुआ है। ये तुम कैसे जादुई बातें कर रही हो? भला ऐसा भी कहीं होता है कि खाना बट भी जाए और खत्म भी ना हो? हाँ बाबा, बिल्कुल हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है। आपको पता है आज हम पूरा दिन काम करते रहे और देखो हम कितना सारा पैसा भी कमा कर लाए हैं। अब तो हम आपको एक अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, आपका इलाज अच्छा कराएंगे और फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम सब अपना ये काम और भी आगे बढ़ाएंगे। अगले दिन सुबह दोनों बहनें उस बचे हुए राजमा चावल को देखने लगती हैं। वो अभी भी बिल्कुल ताज़ा लग रहा था। वो अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। राजमा चावल की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बरखा और मेघा को देखकर वो कुत्ता भी वहां पर आ जाता है और आराम से बैठ जाता है।
दोनों बहनें उसे खाना खाने के लिए देती हैं और उसके बाद से ही उनके ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। कल की तरह आज भी उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। जितना राजमा चावल बिक रहा था उतना ही पतीले में वापस भी आ जा रहा था, और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। अब दोनों बहनें बहुत खुश थीं। रोज अब वो आती और राजमा चावल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाकर घर ले जाती। एक दिन, मुझे लगता है तुम्हारी वजह से ही हमारा राजमा चावल का व्यापार इतना अच्छा चल पड़ा है। अगर मैं सच कह रही हूँ तो अपनी गर्दन हिलाकर बताओ। वो कुत्ता खड़ा होता है और गर्दन हिलाने लगता है। दोनों बहनें समझ जाती हैं कि उस कुत्ते के वहां पर आने पर उनका मामूली सा राजमा चावल भी जादुई राजमा चावल में बदल जाता है। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर वो बहुत पैसे कमाती हैं, अपने बाबा का इलाज करवाती हैं। उनके बाबा भी ठीक होने के बाद अपनी बेटियों के साथ जादुई राजमा चावल का ठेला चलाने लगते हैं, और इस तरह उनका जीवन एक सुखी जीवन बन जाता है। और रोज बहुत सारे लोग उनके यहाँ पर आते और गर्मा गर्म स्वादिष्ट राजमा चावल खाते। समरपुर नाम के गांव में किशोर अपनी पत्नी सुधा और 3 बेटियों के साथ रहता था। अब उसकी तीनों बेटियों की उम्र शादी की हो गई थी, इसलिए जल्द से जल्द वो अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढकर उनकी शादी करना चाहता था। मैं चाहती हूँ कि हमारी बड़ी बेटियों की शादी एक ही मंडप में हो जाए तो अच्छा होगा। बार बार इतना खर्चा हम कहाँ से करेंगे? चिंता मत करो, तुम्हारी इस परेशानी का हल भी मेरे पास है। उनको जानती हो जो हमारे गांव वाले नंदलाल काका हैं? उन्होंने 2 भाइयों का रिश्ता बताया है हमारी बेटियों के लिए। अरे वाह, फिर तो आप उन्हें जल्दी से हमारे घर पर बुला लीजिए। लेकिन उससे पहले मुझे ये तो बताइए कि वो दोनों भाई काम क्या करते हैं? वो दोनों भी वही काम करते हैं जो मैं करता हूँ। बाजार में सब्जियां बेचते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी हमारे जैसी ही है। अगले हफ्ते किशोर उन लड़के वालों को अपने घर बुला लेता है और सब कुछ देखभाल करने के बाद अपनी दोनों बड़ी बेटियों का रिश्ता उन दोनों भाइयों के साथ तय कर देता है। कुछ ही दिनों बाद उसकी बेटियां भी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब तो बस हमारे सर पर प्रिया की शादी की जिम्मेदारी रह गई है। आप इसके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिए। माँ, पिताजी, आप दोनों को मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ के ओनर और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आप एक बार हमारे रिश्ते के लिए उनसे मिल लीजिए। अपनी बेटी प्रिया के कहने पर वो उसके बॉयफ्रेंड समीर को मिलने के लिए घर पर बुलाते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिनों बाद प्रिया भी शादी करके अपने घर से विदा होकर ससुराल चली जाती है। प्रिया की शादी तो बहुत ही अच्छे और अमीर घर में होती है, लेकिन उसकी दोनों बहनों का ससुराल बहुत ही गरीब होता है। दीदी, क्या आपके पास पैसे हैं? देखिए ना, आटा खत्म हो गया है। अब हम शाम के लिए रोटियां कैसे बनाएंगे? हाँ, ये ले। और सुन, तू रामू भैया की दुकान से ही आटे का कट्टा लेकर आना। वो बिरजू भैया तो 20 रुपए महंगा कट्टा देते हैं। ठीक है दीदी। दोनों बहनों की शादी भले ही गरीब घर में हुई थी, लेकिन वो दोनों अपने पतियों की मेहनत की कमाई को बहुत ही सोच समझकर और सूझबूझ से खर्च करती थी। ये लो, हो गया खाना तैयार। जल्दी से खाना परोस दो भाभी, बहुत भूख लग रही है। अब नैना और सुनैना अपने अपने पतियों को खाना परोसती है, तो आज उन्हें खाने का स्वाद कुछ अलग सा लगता है। सुनैना, ये तुमने कौन सी सब्जी बनाई है? ऐसी स्वादिष्ट सब्जी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। ना तो ये आलू है, ना ये पनीर है। आखिर ये है क्या? आज घर पर कोई सब्जी नहीं थी, बस टोकरी में एक प्याज और एक टमाटर ही था। तो मैंने और नैना ने मिलकर बेसन के घोल से बेसन की कतलियों की ही ये सब्जी बना दी। वाह, आप दोनों तो बहुत होशियार हैं। कम से कम ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक बार इसे बनाया ही करो। जहाँ नैना और सुनैना इतनी समझदारी से अपने घर को चलाती है, घर में चीजों की कमी होने के बाद भी किसी न किसी चीज का इस्तेमाल करके उनसे ही कुछ बेहतर बनाती, वहीं दूसरी ओर उनकी छोटी बहन प्रिया घर में सब कुछ होते हुए भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। अरे यार, ये इतनी सारी सब्जियां लाकर क्यों रखती?
एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब घर में इतने सारे नौकर चाकर है, उसके बाद भी मेरी सासू माँ को मुझसे ही खाना क्यों बनवाना है। क्या हुआ बहू, कुछ कह रही थी क्या? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं। मैं तो ये पूछ रही थी कि आज खाने में क्या बनाना है। अच्छा, एक काम कर, आज खाने में तड़के वाली दाल और मटर पनीर की सब्जी बना ले और साथ में चावल और रोटी बना ले। ठीक है माँ जी, बनाती हूँ। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं क्या इस घर में बस इनके लिए खाना बनाने के लिए ही आई हूँ? वैसे मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत, बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ और डिलीवरी वाले को बोल दूंगी कि आने से पहले मुझे कॉल कर ले। पीछे वाले रास्ते से जाकर खाना ले आऊंगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा। प्रिया के ससुराल में उसके ऊपर सिर्फ खाना बनाने की ही जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसकी सास अपने घर के सदस्यों के अलावा किसी और पर खाने के मामले में भरोसा नहीं कर पाती थी। लेकिन प्रिया तो हर रोज बाहर से खाना ऑर्डर करती और चुपके से जाकर पार्सल ले आती, और उसकी सास और पति को लगता कि प्रिया तो उनके लिए रोज रोज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। पैसा हाथ में आने के बाद वो बस उसे खर्च करना जानती थी। उसे अब घर के किसी भी काम को हाथ तक लगाना अच्छा नहीं लगता था। मम्मी जी, आज मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाना है। आपके लिए कुछ लाना हो तो बता देना। नहीं बेटा, तुम जाओ। और तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड तो है ना? हाँ मम्मी जी, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और कैश भी है। पूरे 30,000 दिए हैं समीर जी ने मुझे। चलो अच्छा है, तुम्हें जो पसंद है खरीद लेना। हमारी बहू को किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रिया अपने पति से ढेर सारे पैसे लेकर शॉपिंग के लिए निकलती है। वहीं नैना और सुनैना महीनों से जोड़े हुए पैसों को लेकर अपने और अपने पतियों के लिए एक एक जोड़ी कपड़े खरीदने को बाजार में निकलती है। भैया, ये साड़ी कितने की दी? ये साड़ी बहन जी 1000 रुपए की है और वो वाली 1500 की। बाप रे, क्या लूट मचा रखी है भैया। देखो, अगर 1000 रुपए में 2 साड़ियाँ दे सकते हो तो ठीक है, वरना रहने दो। अरे बहन जी, इतना थोड़ी ना होता है। कहाँ 1000 रुपए में एक साड़ी और कहाँ 1000 रुपए में 2। हमने बिल्कुल ठीक बोला है भैया। 1000 रुपए से 1 रुपया ऊपर नहीं देंगे। देख लो, वरना हम अगली दुकान से जाकर ले लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है बहन जी, आप 1000 रुपए में दोनों साड़ी ले जाइए। अब नैना और सुनैना अपने अपने पतियों के लिए एक एक जोड़ी कुर्ता पजामा लेती है और उतनी सी शॉपिंग से ही अपने मन को संतुष्ट कर लेती है। वहीं दूसरी ओर प्रिया 50,000 की शॉपिंग करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होती। यार कनक, मुझे आज भी वो ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी नहीं मिली। अगर वो मिल जाती ना तो मजा आ जाता। ओ माय गॉड प्रिया, तुम तो चाहे कितनी भी शॉपिंग कर लो, लेकिन कोई ना कोई चीज तो हमेशा तुमसे छूट ही जाती है। यार कनक, हम लोगों का मन कभी शॉपिंग से भर सकता है क्या? देखो तो, मैंने भी 40,000 की शॉपिंग कर ली। प्रिया अपनी अमीर सहेलियों के साथ शॉपिंग करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रही होती है कि तभी उसकी बहनों की नजर उस पर पड़ती है। नैना, वो देख प्रिया। कैसा संजोग हुआ ना, जिस दिन हम शॉपिंग करने आए उसी दिन प्रिया भी मार्केट में आ गई। चल उसके पास चलते हैं। दोनों बहनें बड़े ही मन से प्रिया के पास जाती है तो प्रिया उन्हें अपनी अमीर सहेलियों के सामने देखकर घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, ओह माय गॉड, ये दोनों यहाँ पर कैसे आ गई? अगर मेरी फ्रेंड्स को पता चला कि ये दोनों मेरी बहनें हैं तो इनके सामने मेरी नाक कट जाएगी। नहीं नहीं, मैं इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगने दूंगी कि ये गरीब फटीचर मेरी बहनें हैं। कैसी हो प्रिया? अच्छा हुआ ना आज हम भी मार्केट आ गए, इसी बहाने तुमसे मिलना हो गया। ये दोनों कौन है प्रिया? तुम्हारी फ्रेंड्स है क्या? नहीं नहीं, हम इसके फ्रेंड्स नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी फ्रेंड्स? मैं तो इन दोनों को जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से आकर मेरे गले पड़ रही है। वही मैं भी सोची कि ये गरीब फटीचर भला तुम्हें कैसे जान सकते हैं। इनके कपड़े तो देखो, लगता है किसी सेल से खरीदे हुए हैं। और नहीं तो क्या, मैं आप दोनों को नहीं जानती। प्लीज जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गई। प्रिया अपनी दोनों बहनों को दुत्कार कर अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है।
जिस वजह से नैना और सुनैना को बहुत ही बुरा लगता है। मुझे प्रिया से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसके सर पर तो पैसों का घमंड सवार हो गया है। जिस छोटी बहन को इतना लाड प्यार देकर बड़ा किया, आज उसी ने अपनी अमीरी के दिखावे में हम दोनों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। अपनी सहेलियों के सामने हमसे ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे हम उसके बहन नहीं बल्कि उससे भीख मांगने गई कोई भिखारिन हो। धीरे धीरे प्रिया पर पैसों का घमंड और ज्यादा सवार हो गया, यहाँ तक कि अब तो उसने अपने माँ बाप से मिलने उनके घर तक जाना भी छोड़ दिया था। दीदी, बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले, चलो ना आज घर चलते हैं। मैं भी कितने दिनों से यही सोच रही थी, लेकिन काम के चक्कर में मम्मी पापा से मिलना भी नहीं हो पाता। दोनों बहनें अपना झोला उठाकर अपने माता पिता से मिलने के लिए जाती है तो उनके माता पिता उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। मेरी बच्चियों, बस तुम दोनों ही हो जिन्हें अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता है, वरना प्रिया तो कभी हमारे पास एक फोन तक नहीं करती। वो तो जब से उस अमीरी में गई है उसे उसके अलावा किसी और चीज का कोई होश ही नहीं है। मुझे नहीं पता था कि एक अमीर घर में शादी करके वो इतनी बदल जाएगी। जब पिछली बार तेरी माँ बीमार हुई तब भी मैंने उसे फोन करके बताया था, लेकिन अपनी माँ से मिलने आना तो दूर, उसने तो दोबारा फोन करके तुम्हारी माँ का हाल चाल भी नहीं पूछा। प्रिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम अपने माता पिता से तो कभी बात ही नहीं करती और ना ही उनसे मिलने जाती हो। क्या बस तुम्हारे माँ बाप का फर्ज यही था कि वो तुम्हें पाल पोस के तुम्हारी शादी कर दें और फिर तुम उन्हें कभी भी पूछो ही ना? ये आप कैसी बात कर रहे हैं समीर जी? मैं बस उस गरीब खाने में दोबारा नहीं जाना चाहती। जब भी उनसे बात करती हूँ तब वो अपनी तकलीफों का रोना रोना शुरू कर देते हैं। अब बुढ़ापा है तो दिक्कतें तो आएंगी ही ना, अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वाह यार, अपने ही माँ बाप के लिए किसी की सोच ऐसी भी हो सकती है, मुझे पता नहीं था। कल को जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और अगर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे जैसे निकले तब तुम्हें ये समझ में आएगा। ओ प्लीज समीर, अब आप मुझे लेक्चर मत दीजिए। हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप चिल करिए। प्रिया के सर पर पैसों का नशा इस कदर सवार हो जाता है कि अपने पति के समझाने के बाद भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वो बस अपने पैसों के घमंड में चूर रहती है। तभी कुछ दिन बाद बाजार से घर आते वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बहुत गहरी चोट लगती है और वो किसी के सहारे के बिना ठीक से चल भी नहीं पाती। तभी हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि एक हादसे की वजह से उनके ऑफिस में आग लग गई है, जिस वजह से उनका पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाता है। एक ही दिन में उनका सारा पैसा और सब कुछ डूब जाता है और वो अपने बड़े विलास से एक छोटे से घर में आ जाते हैं। समीर जी, आप मेरे लिए कोई नर्स रख दीजिए, मैं इस समय खुद से ठीक से उठ भी नहीं सकती। मुझे माफ कर दो प्रिया, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक नर्स अफोर्ड कर सकूं। तुम अपनी बहनों के पास कॉल करो, वो यहाँ आकर तुम्हारा ख्याल रख लेंगी। नहीं समीर जी, वो यहाँ नहीं आएंगे। मैंने अपने पैसों के घमंड में उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, और तो और मैंने इतने समय से मम्मी पापा से भी ठीक से बात नहीं की और ना कभी उनका हाल चाल पूछा। मैं जानती हूँ अगर मैं किसी को बुलाऊंगी भी तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। तुम्हारी मम्मी पापा और तुम्हारी बहनें ऐसी नहीं हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारी ऐसी हालत है तो वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम उन्हें कॉल नहीं कर सकती तो मैं कर देता हूँ। समीर प्रिया की दोनों बहनों और उसके मम्मी पापा को कॉल करके सारी बात बताता है तो वो सभी तुरंत प्रिया के पास पहुंच जाते हैं। नैना और सुनैना दोनों मिलकर प्रिया के उस मुश्किल समय में उसका पूरा ध्यान रखती है, जिसके बाद प्रिया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर पैसों का नशा कुछ ज्यादा ही सवार हो गया था। मैं सोचने लगी थी कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ से पैसा चला गया उस दिन मुझे रिश्तों की अहमियत समझ में आई। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रिया को अपनी गलती का एहसास होते देखकर सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। कुछ महीनों बाद समीर का बिजनेस फिर से ग्रो करने लगता है।
देखते ही देखते फिर से वो अपने बिजनेस में वही मुकाम हासिल कर लेता है। लेकिन इस बार प्रिया फिर से उस गलती को नहीं दोहराती, बल्कि इस बार वो अपने माता पिता और बहनों के साथ मिलजुल कर रहती है। साथ ही साथ वो नैना और सुनैना के पतियों को भी अपने ऑफिस में जॉब दिलवाती है, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो जाती है। तभी कुछ समय बाद नैना और सुनैना भी अपना अपना नया घर बना लेती है, जिसके बाद उन सब की जिंदगी अच्छी तरह बीतने लगती है। मानसी के पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। मानसी के घर में उसके मम्मी पापा और भाई थे। उन सबको अपने रुतबे का, अपने पैसों का बहुत घमंड था, लेकिन मानसी उन सबसे बिल्कुल अलग थी। मानसी को अपनी अमीरी का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो हमेशा सामान्य बनी रहती थी। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसमें अभी अभी उसके क्लास में एक नया एडमिशन हुआ था, अंजलि का। अंजलि एक मध्यम वर्ग के परिवार से आई थी। बाकी सब लड़कियां बहुत अमीर थी, इसीलिए मानसी जल्दी ही अंजलि की तरफ खिंच गई और उससे दोस्ती कर ली। यार, मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं होता, तुम इतनी अमीर हो और तुमने मुझ जैसी मध्यम वर्गीय लड़की को अपना दोस्त बनाया है। मैंने बचपन से अपने आसपास बहुत से अमीर दोस्तों को ही देखा है। उनके साथ रहने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर अंजलि खुश हो जाती है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती थोड़ी और गहरी हो जाती है। अब अंजलि कभी कभी मानसी के घर भी जाती। उसका आलीशान घर देखकर अंजलि बस देखती ही रह जाती। जब नौकर खाने पीने का सामान रखकर जाते तो वो हैरानी से देखती। एक दिन जब वो लेट हो गई तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा। मानती हूँ माँ, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन देखो तो मानसी ने अपने ड्राइवर के साथ मुझे भेजा है। तुम उसका घर देखोगी तो देखती रह जाओगी, और तुम्हें पता है उसमें बिल्कुल भी बनावट नहीं है। ये सुनकर अंजलि की माँ अंजलि को अपने पास बिठाकर बोलती है, क्या सचमुच में तेरी दोस्त मानसी इतनी अमीर है? ऐसी वैसी नहीं माँ, बहुत अमीर है। उसका बहुत बड़ा घर है। तुम्हें पता है, जब मैं उनके घर जाती हूँ तो नौकर इतना सारा सामान खाने पीने के लिए लेकर आता है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। और उसकी अलमारी सुंदर सुंदर कपड़ों से भरी हुई है। और तुम्हें पता है माँ, कभी कभी तो वो मुझे अपनी ड्रेस पहनकर देखने के लिए भी बोल देती है, और कभी कहती है कि तुझे पसंद है तो रख ले। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो सुन, तेरी मौसी की लड़की की शादी है अगले महीने। हम इतना खर्चा क्यों करें, तो उसी से ही कोई ड्रेस ले लेना। पर ऐसा अच्छा लगेगा क्या माँ? देख, 3 दिन का फंक्शन है तेरी मौसी के यहाँ पर, और तुझे तो पता है ना उनकी स्थिति हमसे कितनी ज्यादा अच्छी है। अगर तू अच्छे कपड़े पहनेगी तो सुंदर भी लगेगी। अब इतने कपड़े बहुत महंगे आएंगे, इसीलिए ऐसा कर, तू अपनी सहेली से ही मांग ले। अंजलि को अपनी माँ की बात बिल्कुल सही लगती है। अगले दिन कॉलेज में वो मानसी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर प्लीज बुरा मत मानना। इतना झिझक क्यों रही हो, बताना क्या हुआ? अगले महीने मेरी मौसी की बेटी की शादी है। तू मुझे कुछ कपड़े दे सकती है, मैं वापस कर दूंगी। अरे बस इतनी सी बात, पागल, मैं तो डर ही गई थी। चल आज मेरे साथ घर चल, और अपनी पसंद की जितनी ड्रेस चाहिए ले ले, और वापस भी मत करना। ये सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और वो दोपहर को मानसी के साथ उसके घर जाती है तो कई ड्रेस अपने लिए पसंद कर लेती है। फिर मानसी उसे उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी दे देती है, और यहाँ तक कि उसे सैंडल भी दे देती है। इतने सारे सामान को वो कैसे लेकर आती, इसीलिए वो ड्राइवर से कहकर उसे घर पहुंचा देती है। हे भगवान, ये तो हजारों का सामान है, और उस लड़की ने तुझे ऐसे ही पकड़ा दिया। और नहीं तो क्या माँ, वो तो कह रही थी और भी बहुत कुछ ले जाओ, और तो और वो तुम्हारे लिए साड़ी भी दे रही थी। पागल लड़की, जब दे रही थी तो ले आती। नहीं माँ, मुझे शर्म आ रही थी। देख अंजलि, ये जो स्कूल कॉलेज की दोस्ती है ना, ये ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलती। अब जब तुझे इतनी अमीर सहेली मिल गई है तो बेवकूफ कुछ फायदा उठा। ये तुम क्या कह रही हो माँ? जरा देख, जो कपड़े तू लेकर आई है, जो सैंडल तू उससे लेकर आई है ना, और जो ये ज्वेलरी है और ये मेकअप का सामान, क्या हम खरीद सकते हैं? नहीं ना। और 1-2 साल बाद तेरी शादी भी करनी है। मेरी बात मान, उसके साथ अच्छी दोस्ती रख, अच्छी अच्छी बनकर दिखा, और अपने लिए अच्छी अच्छी चीज उससे ही लेकर जोड़ ले। अंजलि अपनी माँ की तरफ देख रही थी और फिर उसे अपनी माँ की बात बिल्कुल सही लगी। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो माँ, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उससे चाहे कुछ भी मांग लूं। और हाँ सुन, उसे कभी अपने घर बुला, यहाँ की हालत देखेगी तो फिर तुझे कभी कोई चीज मना भी नहीं कर पाएगी। अगले दिन अंजलि जब कॉलेज में जाती है, क्या हुआ, आज देर से क्यों आई? क्योंकि वो इसलिए मैडम जी, क्योंकि आप तो अपनी कार में आती हैं और मुझे बस में धक्के खाकर आना पड़ता है। ओह सॉरी यार, मैं तो भूल ही गई थी।
अच्छा सुन अंजलि, मेरी पार्किंग में एक पुरानी स्कूटी खड़ी है। कभी मेरे छोटे भाई ने शौक में खरीद ली थी, लेकिन अब वो कार चलाता है, तो तुम चाहो तो तुम उसे ले सकती हो। ना बाबा ना, कपड़ों तक तो बात ठीक है, लेकिन इतनी महंगी स्कूटी। अरे दोस्ती में क्या महंगा क्या सस्ता, वैसे भी वो स्कूटी खड़ी रहती है, तुम्हारे काम आ जाएगी। चल बाबा, तू मेरी बात कोई सुनेगी तो ना, जैसा तुझे ठीक लगे। लेकिन सुन, कल मेरे घर आ जा, माँ तुझसे मिलना चाहती है। छोटा सा घर है, शायद तुझे अच्छा न लगे, लेकिन अगर एक बार माँ से मिलोगी तो मन को अच्छा लगेगा। ये सुन मानसी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो कॉलेज से हाफ डे लेकर अंजलि के घर जाती है। अंजलि का छोटा सा घर देखकर वो हैरान थी, लेकिन जब उसकी माँ ने बड़े प्यार से खाना बनाकर खिलाया तो मानसी बहुत खुश होकर बोली, वाह आंटी, आपके हाथ में तो जादू है। मेरे घर में तो सारा खाना नौकर ही बनाते हैं, और वो भी कभी इटालियन, कभी चाइनीज या कभी किसी और देश का। लेकिन आपके हाथ का ये सब्जी पूरी हलवा याद आ रहा है, मुझे एक बार मेरी दादी ने बनाकर खिलाया था। अब तो मैं हर हफ्ते यहाँ आकर खाना खाया करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम्हारा अपना ही घर है। तभी अंजलि का भाई घर पर आता है। वो पसीने से लथपथ था। माँ, बाहर कितनी गर्मी थी, तो मुझे शाम को काम बताया कर। तू तो जवान बच्चा है, कैसे हाफ रहा है। देख कौन आया है, अंजलि की दोस्त मानसी। तुम्हारा नाम राहुल है ना? सुनो राहुल, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने अंजलि से कहा भी था, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनती है। मेरे पास एक स्कूटी है, तुम उसे ले लो, फिर तुम्हें इतना थकना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं मानसी बेटा, ऐसा नहीं होता। तुमने अंजलि को भी अपने कपड़े दे दिए और अब स्कूटी। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। आंटी, वो बस खड़ी रहती है, हम उसे यूज नहीं करते। और फिर राहुल क्या मेरा भाई नहीं है? ये कहकर तो तुमने बड़प्पन दिखाया है। अपनी सहेली का भाई भाई ही होता है। मानसी राहुल को अपने साथ घर ले जाती है और उसे स्कूटी दे देती है। स्कूटी जब घर आती है तो अंजलि और उसकी माँ दोनों बहुत खुश होते हैं। और उधर जब मानसी की माँ राहुल को स्कूटी ले जाते हुए देखती है तो मानसी से कहती है, ये सब क्या हो रहा है मानसी? मैं देख रही हूँ आजकल तेरा उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है। अरे ऐसा मत कहो मेरी सहेली के बारे में, वो लोग अच्छे लोग हैं, गरीब हैं बस। दोस्ती अपने साथ वाले लोगों के साथ करनी चाहिए। तुमने उस लड़की को कपड़े बहुत सारे दिए थे, मैंने देखा था। अगर वो तुमसे सच्ची दोस्ती करती तो तुम्हारे कपड़े लेकर कभी नहीं जाती, और अगर जाती भी तो वापस जरूर करती। अभी तुम्हें लोगों की परख नहीं है। मैंने उसे वो सारी चीजें दी है जो मैं अब यूज नहीं करती। अगले महीने अंजलि अपनी मौसी के यहाँ पर जाती है। सब उसके कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। वहां से आने के बाद 2-3 दिन वो कॉलेज नहीं जाती और न ही मानसी का फोन उठाती है। तो एक दिन अचानक मानसी दोपहर को उसके घर आ जाती है और अंजलि और उसकी माँ की बात सुन लेती है। देखा माँ, मानसी मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अभी अभी उसकी 3 कॉल आ गई है। तो उसका फोन मत उठा, उसे खुद आने दे और उसके सामने इस तरह एक्टिंग करना जैसे कि तू बहुत बीमार है और हमें पैसे की जरूरत है। जितना खर्चा हम शादी में कराए हैं वो सब अब मानसी से ही ले लेंगे। माँ तुम भी कमाल करती हो, इतना दिमाग कहाँ से लाती हो? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। तभी बाहर खड़ी हुई मानसी दरवाजा बजाती है। अंजलि की माँ दरवाजा खोलती है तो अंजलि फट से बिस्तर में लेटकर बीमार होने का बहाना करने लगती है। तुम्हें क्या हुआ अंजलि? तुम तो बहुत बीमार लग रही हो। तुम मानसी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हारा फोन उठा सकूं। मौसी के यहाँ से आकर अचानक ही तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर को दिखाया है लेकिन बहुत पैसे लगेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अच्छे डॉक्टर को दिखा, पैसे की चिंता मत कर। बता कितने पैसे लगेंगे? यही कोई 50-60 हजार रुपए। तभी मानसी बाहर खड़े हुए अपने ड्राइवर को बुलाकर उसे पैसे निकाल कर लाने के लिए कहती है। और जब पैसे आ जाते हैं तो वो अंजलि के हाथ पर रखकर कहती है, एक बात बताओ अंजलि, मैं जब से तुमसे मिली हूँ मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन ही समझा, तुम्हारे परिवार को अपना परिवार समझा। मैंने बचपन से बहुत अमीर अमीर दोस्त देखे, लेकिन मुझे उनमें अपनापन दिखाई नहीं देता था। हाँ, ये बात तो तुम मुझसे हमेशा कहती हो, पर आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है अंजलि कि तुम मुझे सिर्फ एक अमीर लड़की मानती हो। न तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो, न अपनी बहन मानती हो। तुम्हें लगता है कि मानसी बस अमीर लड़की है इसलिए तुम मेरे से जुड़ी हो। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैंने तुमसे दोस्ती की, यहाँ आने से पहले मैंने दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी और माँ की बात सुन ली थी। तुम ये नाटक ना भी करती और मुझसे सीधे पैसे मांग लेती तभी मैं मना नहीं करती। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपनी बहन मानती थी। मैंने तो थोड़े दिनों में तुम्हारे लिए कुछ और भी सोच रखा था।
लेकिन तुम्हारे लालचीपन ने तुम्हें मेरी नजरों से गिरा दिया। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। ये कहकर मानसी वहां से रोते हुए निकल जाती है। मानसी की बातें सुनकर अंजलि और उसकी माँ, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं अंजलि, मैंने ही तुम्हें गलत शिक्षा दी, ये सारा कसूर मेरा है। मैं मानसी से जाकर माफी मांग लूंगी। और अंजलि, उसे कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, बस वो रोई जा रही थी। उसके बाद मानसी ने कॉलेज छोड़ दिया, वो पढ़ाई करने विदेश चली गई। अंजलि ने उसे बहुत फोन किए, लेकिन उसने कभी फिर अंजलि का फोन नहीं उठाया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी गलती और अपनी लालच से अपनी इतनी अच्छी सहेली को खो दिया। वो जहाँ कहीं भी हो उसे हमेशा खुश रखना। इस तरह दो अमीर गरीब सहेलियां हमेशा के लिए जुदा हो गईं। आज दिवाली थी और मधु अभी अभी बाहर से आई थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और कमरा बंद करके रोने लगी। जब काफी देर तक मधु कमरे से बाहर नहीं आई तो उसकी माँ उसके कमरे में जाती है। मधु बेटी, क्या हुआ? त्योहार के दिन इस तरह रोना धोना क्यों मचा रखा है? क्या किसी ने कुछ कहा क्या? देखो, त्योहार के दिन रोना अच्छा नहीं होता। और तुम तो निशा के घर गई थी ना, क्या हुआ? उसने कुछ कह दिया क्या? नहीं माँ, उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उसने कहा वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो उसे अपने सबसे अच्छी सहेली सोचती थी और वो मुझे कुछ नहीं समझती। अरे क्या हुआ? इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रही हो? बताओ ना, हुआ क्या? माँ, मैं उसके घर मिठाई देने के लिए गई थी। उसका वॉचमैन उसे अंदर बताने के लिए गया था कि मैं आई हुई हूँ। मैंने सोचा सहेली का घर है तो इसमें पूछना क्या, मैं सीधा अंदर चली गई। और जब मैंने दरवाजे पर खड़े होकर सुना तो मुझे बहुत रोना आ रहा है। माँ, मैं क्या बताऊं कि उसने मेरे बारे में क्या कहा। अरे रोना बंद कर, बताना क्या कहा उसने। वो वॉचमैन से कह रही थी अंदर आकर बताने की क्या जरूरत थी, वहीं से उसे भेज देते। ये लोग बस इसलिए ही अमीरों के घर आते हैं ताकि एक मिठाई के डब्बे बदले में इन्हें महंगे महंगे गिफ्ट मिल जाए। और फिर ये सारे मोहल्ले में कहते फिरे कि देखो हमें तो वो लोग कितना मानते हैं, कितना सारा सामान दे दिया। माँ, तू बता, क्या मैं ऐसी लड़की हूँ? मैंने तुझे कहा था ना कि मैं उसे मिठाई का डब्बा देकर वहाँ से चली आऊंगी। मुझे उससे कोई लालच नहीं था, मैं तो बस त्योहार की खुशी मनाना चाहती थी। अगर उसे मैं इतनी ही बुरी लगती थी तो उसने मुझसे दोस्ती क्यों की? ये सुनकर मधु की माँ को भी बहुत बुरा लगता है। फिर वो मधु को समझाती हैं कि अमीर लोगों से दोस्ती रखने में ये सब तो सुनना ही पड़ेगा, इसीलिए आज के बाद तू कभी भी निशा से बात नहीं करना। दिवाली के कुछ दिन बाद ही मधु को देखने के लिए उसके ससुराल पक्ष के लोग आ जाते हैं। उन्हें मधु बहुत अच्छी लगती है और वो लोग शादी की डेट 1 महीने बाद की रख लेते हैं। और उधर निशा के घर पर, देखो निशा, तुम्हारी पढ़ाई अब खत्म हो चुकी है। मेरे एक दोस्त है, उनका लड़का, अरे तुम तो जानती हो ना, मैं अंकित की बात कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, वो अभी अभी विदेश से लौटा है। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, मैं भी उन्हीं के बारे में सोच रही थी। अच्छा बड़ा खानदान है। जैसा आप लोगों को ठीक लगे डैडी। और ये भी कुदरत का करिश्मा ही था कि निशा और मधु दोनों की शादी एक ही दिन तय होती है। मधु का पति रोहन अंकित के पिता की कंपनी में ही काम करता था। वो बहुत ही होशियार और समझदार था। अधिकतर अंकित के पिता बड़ी बड़ी मीटिंग में रोहन को अपने साथ ही रखते थे। निशा अपनी शादी का कार्ड देने के लिए एक नौकर को मधु के घर भेजती है। मधु कार्ड रख लेती है और उसके बाद अपनी शादी का कार्ड देकर निशा के घर जाती है। अरे अभी तो मैंने अपने नौकर को तुम्हारे यहाँ भेजा था, तुम्हें ही आना था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड यहीं दे देती। हाँ निशा, मैं जानती हूँ तुम्हारे अधिकतर काम तुम्हारे नौकर ही करते हैं, जैसे कि शादी का कार्ड देना, जैसे कि दिवाली पर ये कह देना कि गरीबों को अंदर आने मत दिया करो। फिलहाल तो मेरी शादी भी होने वाली है और देखो जिस दिन तुम्हारी शादी है उसी दिन मेरी भी शादी है। ये लो मेरी शादी का कार्ड। पर मैं जाने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी ही नहीं थी और तुम्हें शर्म आती थी तो तुम्हें मुझसे दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी। निशा कुछ कहती उससे पहले ही मधु वहां से चली जाती है और फिर धूमधाम से दोनों सहेली की शादी एक ही दिन हो जाती है। 1 महीने बाद अंकित के माता पिता की एनिवर्सरी की पार्टी थी जिसमें रोहन को बुलाया गया था। रोहन मधु के साथ जब पार्टी में जाता है, तुम यहाँ पर, तुम तो उस दिन बड़े गुस्से में गई थी कि फिर तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी न देखूंगी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मेरे पति तुम्हारी कंपनी में जॉब करते हैं, बस तुम्हारे ससुर ने बुलाया और हम लोग यहाँ चले आए। तभी रोहन भी वहां जाता है। रोहन को पता चलता है कि निशा मधु की सहेली है। ये तो अच्छा हुआ मधु, वरना इस नए शहर में तुम्हें नए दोस्त बनाने में टाइम लग जाता। निशा तो तुम्हारी दोस्त है ही।
नहीं निशा, मेरी दोस्त नहीं है, मैं बस उसे जानती हूँ। अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारी जगह पता चल गई। दोनों सहेलियों के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट आ गई थी, लेकिन रोहन तो उस कंपनी में काम करता था, इसीलिए वो उन दोनों के बीच में नहीं पड़ा। अंकित ने अपने पिता का व्यापार संभाल लिया, लेकिन वो सब कुछ ढंग से नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे उनका व्यापार डाउन होने लगा था, जिसकी चिंता से अंकित के पिता ने एक दिन रोहन को अपने पास बुलाया। बेटा रोहन, तुम तो जानते हो इस कंपनी के हर डिसीजन में तुम्हारी राय ली जाती है। अगले हफ्ते दिवाली है, सारे कर्मचारियों को बोनस भी देना है और गिफ्ट भी देना है, और कंपनी के हालात तुम्हें पता ही है आजकल किस दिशा में जा रही है। इतना बड़ा खर्चा मुझे नहीं लगता इस बारी हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, और मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि शायद कुछ लोगों को निकालना भी पड़े। सर, इस तरह होपलेस होने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी की एक साख है मार्केट में। मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं कोई हल निकालता हूं, कुछ मीटिंग्स करता हूं और फिर आपको बताता हूं। ठीक है रोहन, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई हल निकाल लोगे। और उधर शाम को अंकित अपने पिता से कंपनी के बारे में बात कर रहा था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक मामूली से मुलाजिम को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी भी जिम्मेदार लोगों को दी जाती है। तुमने तो सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कंपनी को खड्डे में धकेल दिया। अब तो मुझे रोहन से ही उम्मीद है। कौन रोहन? मधु का हस्बैंड? डैडी, अंकित सही कह रहे हैं। ऐसे गरीब लोग ना अपना मुनाफा देखते हैं, इसलिए मैं मधु को ज्यादा मुंह ही नहीं लगाती। जब देखो किसी भी मौके पर मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंच जाती थी। और उधर जब रोहन मधु को सारी बात बताता है। अच्छा हुआ घमंडी लड़की के साथ। रोहन, मेरी बात मानो, डूब जाने दो कंपनी को, वो भी गरीब हो जाए और उसे भी फिर पता चले। ये तुम क्या कह रही हो? वो तो तुम्हारी कॉलेज की सहेली है ना? नहीं, वो मेरी कोई सहेली नहीं है। उसने दिवाली के दिन मुझे बेइज्जत किया था। उसे अपने असाइनमेंट जमा करने थे और बस तब तक मैं उसकी सहेली थी, और जैसे ही उसका मतलब पूरा हुआ उसने मुझे गरीबी का एहसास दिला दिया। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं कंपनी की मदद ना करूं और कंपनी को डूब जाने दूं ताकि निशा गरीब हो जाए? हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। और उधर निशा के घर पर मैं जानती हूँ अगर रोहन ने मधु की बात मानी तो वो कंपनी के लिए कुछ नहीं करेगा डैडी। वो तो मुझसे वैसे ही चिढ़ती है। दिवाली आने वाली है। आज तक मेरी कंपनी में कभी भी ऐसा कोई कर्मी खाली हाथ नहीं गया। सब लोगों ने अपने घर में दिवाली धूमधाम से मनाई है और मैं चाहता हूं कि ये दिवाली भी सब लोग ऐसे ही धूमधाम से मनाएं। बस अब सब कुछ रोहन के ऊपर है। उधर रोहन मधु को समझा रहा था। सुनो मधु, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे मन में क्या बातें चल रही हैं। मैं भी कोई अमीर तो हमेशा से नहीं था। मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। ऐसी सिचुएशन मैंने भी बहुत बार देखी जब मेरे अमीर दोस्तों ने मुझे गरीबों का ताना दिया। तब मैंने अपनी मेहनत के बल पर यह सब कुछ पाया है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारा स्वाभिमान भी मुझे उतना ही प्यारा है। पर सुनो, निशा को गरीब करके तुम शायद इतनी खुशी से अपनी दिवाली नहीं मना पाओगी जो मैं करके तुम्हें खुशी देने वाला हूं। मैं समझी नहीं रोहन, तुम क्या कहना चाहते हो? ये तो तुम जान ही गई हो कि अगर कंपनी को संभाला ना गया तो दिवाली से पहले कंपनी का दिवाला निकल जाएगा और वो सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। मैं जानता हूं ये सब देखकर तुम्हें खुशी तो जरूर होगी कि निशा गरीब हो गई, लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इससे तो अच्छा मुझे कंपनी को संभाल लेने दो, ताकि हमेशा निशा ये याद रखे कि वो मधु ही थी जिसकी वजह से उसकी दिवाली अच्छी मनी। सारी जिंदगी वो इस बात को कभी भूल नहीं पाएगी। रोहन की बात सुनकर मधु खुश हो जाती है और फिर रोहन 2 दिन सब लोगों से मिलकर मीटिंग करता है, कंपनी के लिए बात करता है, और चौथे दिन वो अपने मालिक के सामने खड़ा था। मैं बहुत खुश हूं रोहन। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम ही इस कंपनी को डूबने से बचा सकते हो। सर, ये तो मेरा फर्ज था। अब कंपनी में सब कुछ सही हो गया था। उन्हें कई बड़ी कंपनियों से काम भी मिल गया था और सपोर्ट भी। इसीलिए अंकित के पिता सभी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा भी देते हैं और उन्हें बोनस भी देते हैं। रोहन, एक तोहफा तुम्हारे लिए भी है। यह कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकती, इसलिए मैंने सोचा है कि कंपनी के 20% शेयर तुम्हारे होंगे। ये सुनकर रोहन खुश हो जाता है और फिर सभी लोग दिवाली की तैयारी में लग जाते हैं। मधु भी अपना सारा घर सुंदर सजाती है और दिवाली वाले दिन वो सुंदर साड़ी पहनकर तैयार थी कि तभी दरवाजे पर अंकित के पिता और निशा को खड़ा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। निशा के हाथ में एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा था। वो मधु के पास आकर उसे देते हुए कहती है, दिवाली मुबारक हो मधु, और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें दिल से अपना दोस्त कभी नहीं माना, बस अपने काम पूरे करवाती थी। इसीलिए मेरे व्यवहार के बाद भी तुमने रोहन को कंपनी के लिए काम करने दिया। आज हमारी दिवाली सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से मन रही है। ये सुनकर मधु अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। उसे रोहन की बात याद आ रही थी। वो मिठाई का डब्बा ले लेती है और निशा को गले लगा लेती है और फिर सब लोग बैठकर खाना पीना खाते हैं और बातें करते हैं।
उन सबके चले जाने के बाद, थैंक यू सो मच रोहन, सच कहा था आज। दिवाली की बात ही कुछ और है। सजा देने से अच्छा है कि सामने वाले को माफ कर दिया जाए, मन हल्का हो जाता है। तो चलो हम लोग अब दिवाली की पूजा शुरू करते हैं। ये कहकर वो लोग पूजा के लिए अंदर चले जाते हैं।